हमारे सहयोगी अमित न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, चूंकि देखा जाए भारत ने एक बड़ा हमला किया और कह सकते हैं कि भारत का यह बदला सराखों पर दृढ़ इच्छा शक्ति का जो प्रमाण है वो यहां पर भारत ने दिया है। अमित, बिल्कुल चंदा, देखिए ये तीसरी एयर स्ट्राइक है जो हमने पाकिस्तान पर की है। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ बुलेटिन में जुड़ रहे हैं उनके लिए फटाफट मैं अपडेट बता दूं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। रात 1:20 पर यह स्ट्राइक हुई है और पहली बार राफेल का इस्तेमाल किया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि 4 राफेल फ्लाई किए थे अवंतीपुरा के ट्रैक से और उन्होंने पीओके के तमाम इलाकों को निशाना बनाया। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि भारत सरकार ने यह साफ कर दिया कि जो निशाना था सिर्फ पीओके पर था, आतंकवादियों पर था। सिविल एरियाज में निशाना बिल्कुल नहीं लगाया गया, ना तो सेना को निशाना बनाया गया। अलग अलग इलाकों की बात करें अगर कि चंदा किन इलाकों में हमला हुआ है, पीओके के वो इलाके बहुत अहम हैं जहां लश्कर और जैश ए मोहम्मद के लॉन्चिंग पैड्स हैं। हजारों की तादाद में आतंकवादियों को वहां ट्रेनिंग दी जाती है। पहला जो ये स्ट्राइक हुआ वो मुजफ्फराबाद में हुआ, दूसरा बाग में हुआ, तीसरा कोटली में हुआ, गुलपुर एक इलाका है वहां पर स्ट्राइक हुआ, भीमबेर, चकमरू, मुरीद के, बहावलपुर, सियालकोट, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर स्ट्राइक हुई है। और एक बहुत बड़ा अपडेट ये भी है चंदा कि पहली बार इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आर्मी ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। और ये समझने वाली बात है जो अभी अपडेट हमें मिल रहा है, करीब 200 से ज्यादा आतंकवादी सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए हैं। पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हां, भारत की ओर से हमले हुए हैं और लगातार पाकिस्तान का विधवा विलाप शुरू हो चुका है। इस दौरान एक बड़ा अपडेट यह भी है कि एनएसए जो अजीत डोभाल है उन्होंने अमेरिका, फ्रांस, इटली, रशिया के एनएसएस के साथ बात की है, पूरी डिटेल उनके साथ शेयर की है। सुबह 10 बजे इंडियन आर्मी के पीआरओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें बाकायदा इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल दी जाएगी। उरी और बालाकोट से ज्यादा बड़ा जो ये हमला था, ये स्ट्राइक की गई है। और अभी भी जम्मू कश्मीर में 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक सिविल एयरपोर्ट है श्रीनगर का, दूसरा अवंतीपुरा में जो ट्रैक है जहां से फाइटर टेक ऑफ लैंड करते हैं, वहां से लगातार एयरफोर्स की सॉर्टी रही है। जम्मू कश्मीर का इलाका जो पाकिस्तान से सटा है, राजस्थान के वो इलाके, पंजाब के वो इलाके जो पाकिस्तान के बेहद करीब हैं, वहां पर पूरा इलाका इवैक्यूएट करा लिया गया है। सायरन्स लगातार बज रहे हैं, एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं लगातार सॉर्टी कर रहे हैं। और भारत ने ये बात क्लीन कर दी है कि हमने सिर्फ आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है, लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाया है, रिहायशी इलाके और जो बाकी आर्मी एरिया है, आर्मी कैंटोनमेंट का जो एरिया है पाकिस्तान का, वहां पर हमले नहीं हुए। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी। उन्होंने कहा कि जो हमला हुआ है इसका माकूल और बहुत सख्त जवाब भारत को दिया जाएगा। इसके अलावा बड़ा अपडेट यह है कि जैश और लश्कर के जिन लॉन्चिंग पैड्स पर हमला हुआ था वहां पर बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है आईएसआई, साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना के जो कमांडर्स हैं जो वहां ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचे थे, वो भी मारे गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाकायदा ऑफिशियल बयान जारी कर ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। जिस तरह से प्लान किया गया 100% उसे हमने एक्टिवेट किया। एक बड़ा अपडेट यह भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे लाइव। उनके साथ एनएसए अजीत डोभाल थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, साथ ही साथ सीडीएस वहां पर थे, सिन्हा साहब, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। पूरे ऑपरेशन को बाकायदा देखा गया, राजनाथ सिंह वहां पर थे। और अब खबर यह आ रही है कि भारत अभी भी पूरे इलाके में लगातार कॉम्बिंग कर रहा है। और हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, पिनाका, ब्रह्मोस और बाकी जो मिसाइल्स हैं उनको बॉर्डर पर तैनात किया गया है। एंटी टैंक्स मिसाइल तैनात की गई हैं। S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे आयरन डोम की तर्ज पर भारत इंस्टॉल किया है, जो हमने रशिया से लिया था, वो भी लगातार एक्टिव है। और एक और इसमें अपडेट ये भी है चंदा कि इस बार जो हमला हुआ है वो लूटरिंग एमिनिशन जो होते हैं और कामाकाजी जो ड्रोन्स होते हैं जिन्हें सुसाइड ड्रोन्स कहा जाता है, पहली बार उनका इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान में इस सर्जिकल स्ट्राइक में। ये बहुत मैसिव स्ट्राइक है। रात करीब 1:19 पर पहली स्ट्राइक हुई और पहली बार राफेल की टुकड़ी ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। बैक टू यू चंदा। बिल्कुल कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है कामयाब रहा है। और अमित, तमाम जानकारी आपने साझा की हमारे दर्शकों को हमारे साथ। इसके अलावा क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं ये भारत की तरफ से सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ ना पीओके के अगर आसपास के ठिकानों की बात कर लेना, सिर्फ वहां को ध्वस्त किया गया बल्कि पाक में घुसकर भी हमला किया गया है। पाक में अगर तमाम जगहों के ध्वस्त को लेकर बात करें, वहां पर किस तरीके से हमला किया गया, वो कौन कौन से ठिकाने हैं अमित?
देखिए चंदा, मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो एडीजीपीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर इस बात की जानकारी साझा की गई है कि भारतीय जो फाइटर जेट थे वो पाकिस्तान की सीमा में दाखिल नहीं हुए चंदा। उन्होंने अपनी ही एयरफील्ड से, अपने ही बॉर्डर के अंदर से फायरिंग की है और जो स्ट्राइक हुआ है, क्योंकि जो आर्म्स और आर्सेनल राफेल पे हैं उनकी जो रेंज है वो 200 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच है। तो हम पाकिस्तानी सीमा में दाखिल नहीं हुए थे, हमने भारत की सीमा से ही सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। आप उन इलाकों का नाम पूछ रही थी चंदा, मैं आपको फटाफट बताता हूं। कुल 9 आतंकी ठिकाने निशाने पर थे, साथ ही साथ 5 ऐसे इलाके जहां पर मिसाइल भी गिरे भारत की ओर से, वहां पर मिसाइल अटैक किया गया था। पहला जो अटैक हुआ वो मुजफ्फराबाद में हुआ रात को 1:22 पर। दूसरा अटैक जो वाक पे हुआ कोटली, भीमपेर, चकमरू, उसके बाद अगला अटैक गुलपुर में हुआ। सियालकोट का जो इलाका है वहां लश्कर और जैश का एक बहुत बड़ा लॉन्चिंग पैड है। इसके अलावा मुरीद के और बहावलपुर का वो इलाका जहां पहले से ही लगातार भारत इस बात का शक जाहिर कर रहा था कि वहां पर आतंकवादी लॉन्च पैड है और वहां से आतंकवादी भारत के सीमा में दाखिल होते हैं। एक और इनपुट है, मैं बता दूं चंदा अपने दर्शकों के लिए कि रॉ और जो लोकल मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जिन कोऑर्डिनेट्स को दिया था उन्हीं प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स पर हमला किया गया है। बंकर बस्टर जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। अगर बंकर के अंदर आतंकवादी छिपे हुए हैं, कंक्रीट की दीवारों के बीच में छिपे हैं, तो भी वो ना बच सके। ठीक है, क्योंकि अमित देखा जाए तो बिना सरहद पार किए भारत की तरफ से ये हमला अपने आप में सराहनीय है और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हमले के तौर पर ये देखा जा रहा है। आप देखिए अमित, चूंकि इससे पहले प्रधानमंत्री लगातार जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख से बातचीत करते हुए बैठकों का दौर भी देखने को मिला था, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जल, थल और सेना तीनों का भरपूर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और सबके साथ मिलकर पूरी प्लानिंग के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। अमित चंदा राइटली सेड, मैं आपको बताऊं कि इस बार जो स्ट्राइक हुई है वो एयरबॉर्न तो थी, यानी एयरफोर्स ने की थी, ये वाटरबॉर्न भी थी, सी बॉर्न भी थी, यानी नेवी ने भी पूरा इसके कंधे से कंधा मिलाकर, और आर्मी भी इसमें शामिल थी, क्योंकि जिस वक्त एयर स्ट्राइक उस वक्त आर्मी ने भी बहुत सारी मिसाइल्स पाकिस्तान के उन इलाकों में दागी जहां पर लॉन्चिंग पैड्स हो सकते हैं। तो ये टू वे वॉर का अभी जो डॉक्ट्रिन है वो चली। डॉक्ट्रिन मतलब जो सिद्धांत है टू वे वॉर का, कि एक तरफ चाइना हमारे दुश्मन है, दूसरा तरफ हमारे पास पाकिस्तान है, जिससे हम लगातार अपनी सरहदों को महफूज करने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके बाद इतनी बड़ी सफलता मिली है। एक और बात मैं आपको बता दूं चंदा, क्योंकि कल ये खबर आई कि 7 मई को हम मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, सिविल मॉक ड्रिल, और उसके ठीक पहले करीब मॉक ड्रिल से 10 घंटे पहले रात में एयर स्ट्राइक हो जाती है। एक और अहम बात मैं आपको बता दूं, आज भी सीसीएस की बैठक होने वाली है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज टू बी डन टुडे बाय आफ्टरनून और लेट इवनिंग। लेकिन बहुत अहम यह है चंदा कि आज का जो दिन था वो बिल्कुल प्लान किया गया था। मॉक ड्रिल के लिए लगातार देश को बोला गया था कि आप तैयार रहिए, मॉक ड्रिल करनी पड़ेगी। दूसरा, सीसीएस की बैठक आज होने वाली थी, पहले से इस बात की सूचना थी और वो बैठक होने जा रही है। दिन और तारीख और वक्त देखिएगा। इसके अलावा सुबह 10 बजे इंडियन आर्मी के पीआरओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, कितने आतंकवादी मारे गए हैं, कितनी फोर्स हमने लगाई, कितने राफेल फ्लाई करके गए थे। एडीजीपीआई का जो ट्विटर ऑफिशियल हैंडल है उस पर थोड़ी सी जानकारी साझा की गई, लेकिन जब तक पीआरओ बाकायदा ब्रीफ नहीं करेंगे मीडिया को, उससे पहले ज्यादा जानकारी देना भी ठीक नहीं, क्योंकि एक तरह से सेना से जुड़ी जानकारी मीडिया पे हम कम से कम बताएं, कम से कम दिखाएं, वो ज्यादा बेहतर है। यानी कि कुल मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, क्या प्लानिंग की गई, किसके तहत जो है पूरी प्लानिंग को और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। क्योंकि अमित देखा जाए, आपने भी बताया मॉक ड्रिल को लेकर, और पहले से ही ऐलान कर दिया था सरकार ने कि 259 ऐसी जगह हैं जहां पर मॉक ड्रिल किया जाएगा, और कल से ही हमने ये तस्वीरें देखी थी, जम्मू कश्मीर के डल झील में भी हमने मॉक ड्रिल देखा था। तो ये कह सकते हैं कि मॉक ड्रिल एक अलग था, दूसरी तरफ जो है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना था। देखिए चंदा, मॉक ड्रिल वाज अ प्लान, वो एक ऐसा प्लान था जो सरकार ने पहले से बना रखा था। अगर आपको याद हो, कल हमने खबर दिखाई शाम को कि पाकिस्तान से सटे जो इलाके हैं पंजाब के, वहां पे ब्लैकआउट किया गया था। पाकिस्तान से सटे राजस्थान के जो इलाके वहां ब्लैकआउट किया गया था, वहां सायरन बज रहे थे। तो भारत सरकार ने प्लानिंग पहले कर ली थी, इसीलिए 7 तारीख को मॉक ड्रिल की बात कही गई, और 7 तारीख से पहले ही जो बॉर्डर के इलाके हैं उनको इवैक्यूएट करा लिया गया था, उनको खाली करा लिया गया था, सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए थे, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज बंद कर दिए गए थे। रिहायशी इलाकों में सेना ने पहुंचकर सभी से कहा कि आप बॉर्डर को खाली कर दीजिए। उन्हें यह नहीं कहा गया कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उन्हें इस बात की सूचना दी गई कि अभी हालात खराब है,
बहुत तनाव है। अगर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता है और रिहायशी इलाकों में अगर वो फायरिंग करता है तो जान और माल का नुकसान होगा। इसीलिए एहतियातन इंडियन आर्मी के जवानों ने उन तमाम इलाकों को खाली करा लिया। और ये सॉर्टी जो चल रही थी राफेल की, सुखोई, मिराज और तेजस की, चंदा पिछले एक हफ्ते से लगातार वो चल रही थी। पहलगाम हमले के बाद से लगातार सेना भी कॉम्बिंग कर रही थी। एयरफोर्स वाज ऑन हाई अलर्ट और साथ ही साथ नेवी को भी लगातार अरेबियन सी में अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। और अभी भी सेना को जो नोटिंग दी गई है, जो सूचना, जो आदेश दिया गया, वो यही कहा गया है कि कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान रिटेलिएट करने की कोशिश कर सकता है, तो उस केस में हमें तैयार रहने की जरूरत है। हाँ, ऐसे में चूंकि ये कहना गलत नहीं होगा अमित कि भारत सरकार जो कहती है वो कर कर दिखाती है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार हर एक भारतवासी के जुबान पर एक ही मांग थी कि हमला किया जाए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और उससे पहले आपने देखा होगा कि राफेल डील भी की गई। तो कह सकते कि भारत सरकार ने यह तय कर लिया था कि इस बार ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि 10 बार सोचेगा पाकिस्तान, कांप उठेगा पाकिस्तान, और ऐसी स्थिति देखने को मिली। बिल्कुल। चंदा, जो आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब आपको देता हूं। S-400 डिफेंस सिस्टम जो हमने रशिया से लिया था वो हमें कुछ महीने पहले मिला है। राफेल की डिलीवरी हमने ले ली, कामाकाजी ड्रोन की डिलीवरी हमने ले ली। इजराइल का एक बहुत घातक ड्रोन है जो हमास के खिलाफ बहुत कारगर साबित हुआ था, वो ड्रोन भी भारत के पास पहले से था। और लगातार वहां पर हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली थी और उन तैयारियों के मद्देनजर ही हमने इतना बड़ा जो स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया है। और बड़ी बात चंदा समझने की जरूरत यह भी है कि भारत अभी भी तैयार है, यानी अगर स्ट्राइक पार्ट 2 भी करनी हो तो भारत, जो भारतीय सेना है, जो नेवी है, एयरफोर्स है, वो बिल्कुल तैयार है। ठीक है। इसके अलावा अमित, चूंकि लगातार वहां पर गोलीबारी देखने को मिल रही है, पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ सिविलियंस इसके जो जद में आए हैं, क्या इसको लेकर कोई अपडेट? ठीक है चंदा, मैं आपके पास लौटता हूं। जावेद अहमद का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी अनंतनाग से जुड़ रहे हैं। जावेद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, अभी जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं यहाँ दिल्ली में कि रात भर वहां पर जो फाइटर जेट्स हैं वो सॉटी करते रहे और धमाकों की आवाजें सुनी गई। फिलहाल आपने क्या तस्वीरें देखी हैं? फिलहाल वहां पर किस तरह का हालत हाजरा है? तस्वीरें दिखा सकते हैं तो जरूर दिखाइएगा जावेद। जी बिल्कुल, यहाँ पे बात करेंगे। आज ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और करीब 9 जगहों पे जो है, जो हमारे पास तफसीलात आई है, उसमें बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से 9 जगहों पे जो स्ट्राइक की गई है। और इस हवाले से देखा जाए तो उनमें भावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, बिम्बर, चकमरू, सियालकोट वगैरह। और इन सारी जगहों पे जो है, हालांकि जैसा कि जो तफसीलात में कहा गया कि ये वही जगह है जहां पे आतंकवाद का जो गढ़ है, आतंकवादी जो पनपते हैं, उन जगहों को टारगेट किया गया। तो ये सारा ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो है, ये तमाम जो चीजें जो है इनको अंजाम दिया गया। और फिलहाल तस्वीरें जो आ रही है वहां से, तो वो भी जो एक हमारा जो एयर डिफेंस है या जो फौज है जो स्ट्राइक की गई है, वो एक माकूल जवाब होगा उस आतंकवाद को जो रात के दौरान जो है वहां पे की गई है। जी जावेद, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो सरहदी इलाके हैं, नियंत्रण रेखा, चाहे हम कुपवारा की बात करें, अभी हमारे पास एक खबर ये आ रही है कि पुंछ राजौरी के इलाके में भी जो शेलिंग पाकिस्तानी सेना की जानिब से बिला इश्तिहाल फायरिंग, उसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। हालांकि सरकारी तौर पे जो तस्दीक होना ये बाकी है, लेकिन फिलहाल इन इलाकों में जहां पे भी ये तनाव भरा माहौल है, वहां पे जो है यहाँ पे स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है आज दिन के लिए। और तस्वीरें बिल्कुल सामने आ रही है, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जी जावेद, अब जिस इलाके में है वो बहुत सेंसिटिव इलाका है, अनंतनाग का, बहुत ज़्यादा वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमें इनपुट मिल रहा है कि श्रीनगर का जो सिविलियन एयरफोर्स जो एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। अवंतीपोरा का इलाका, तो चलिए जावेद से हमारा संपर्क टूट गया, हम जावेद के पास जाने की कोशिश करेंगे। जावेद, हमें ये जानकारी दे रहे थे कि अभी वहाँ का जो इलाका है, वहाँ पर जो राजौरी पुंछ का इलाका है, वहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और थोड़े नुकसान की खबर भी जावेद हमें बता रहा है। हमारे सहयोगी जावेद अनंतनाग से लाइव से जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम अपडेट हम उनसे ले रहे थे। लेकिन अभी जो श्रीनगर में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो दर्शकों तक पहुँचा दें। अवंतीपोरा का जो एयरफोर्स ट्रैक है दैट इज़ ऑन, और सिविलियन जो एयरपोर्ट है श्रीनगर का दैट हैज बीन क्लोज फॉर अ व्हाइल। इसके अलावा दोपहर 12 बजे तक पंजाब, भुज, गुजरात, अहमदाबाद,
श्रीनगर के तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ 12 बजे तक के फ्लाइट स्थगित कर दी गई हैं, क्योंकि वो इलाके पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत करीब है और इस बात का डर है, आशंका है कि अगर एयर स्ट्राइक होती है, मिसाइल हमले होते हैं तो पैसेंजर्स को नुकसान पहुंच सकता है। चंदा, बैक टू यू। अमित, चूंकि बताया ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से तमाम एयर स्पेस को काफी कुछ दिन पहले ही बंद कर दिया गया था, ऐसे में किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए चंदा, मैं आपको बताऊं, जब भी किसी देश दो मुल्कों के बीच तनाव होता है तो एक एसओपी है, आप अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर देते हैं ताकि फाइटर जेट तो अगर हमले के लिए जा रहे हैं चंदा तो उन्हें तो टारगेट करना ही है और उन्हें वहां पर जो डिवाइसेस लगे होते हैं, जो रडार्स होते हैं, वो उनको ट्रैक करते हैं। लेकिन सिविल जो एविएशन है, जो सिविल पैसेंजर्स हैं, जो फ्लाइट्स हैं, उनको रोक दिया जाता है। एक तरह से ये जंग से पहले की तैयारी के लिए कह लीजिए या विरोध प्रदर्शन आप कह सकते हैं पाकिस्तान का। लेकिन राफेल जैसा या सुखोई जैसा या मिराज जैसा जब फाइटर जेट हमला करता है, मैं बता रहा हूं एक टेक्निकल पॉइंट है जो दर्शकों को भी शायद जानना चाहिए कि एक सर्टेन टाइम के बाद जब राफेल उड़ता है चंदा, तो एक सर्टेन ऊंचाई के बाद वो रडार की जद में नहीं आता है। दो तरह की ऊंचाई होती है, एक तो आप जमीन के बहुत करीब से उड़ते हैं पहाड़ों के बीच से, जब आपको लेजर और जो रडार है वो ट्रैक नहीं कर पाते। दूसरा, आप सोनिक स्पीड से जाते हैं 25,000 फीट की ऊंचाई पे, तो वहां पर भी रडार आपको नहीं पकड़ पाता। उसको बोलते हैं स्टिल्थ टेक्नोलॉजी। जब स्टिल्थ मोड में एक फाइटर जेट जाता है तो उसको रडार ट्रैक नहीं कर सकते। जो एयर डिफेंस मिसाइल है उनकी जद से वो ऊपर उड़ता है, और अगर आप ग्राउंड फ्लाइंग कर रहे हैं तो भी रडार से बचते हैं। तो सुपरसोनिक स्पीड से स्टिल्थ एक विमान है राफेल, इट गोज लाइक अ सुपरसोनिक, यानी ध्वनि की रफ्तार से भी तेज उसकी रफ्तार होती है। तो रडार नहीं पकड़ पाते हैं। रडार तभी पकड़ेंगे जब आप 17 से 20,000 फीट के बीच की ऊंचाई पर अगर कोई फाइटर जेट उड़ता है तो उसे डॉग फाइट के लिए चेज किया जाता है और वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव होता है। तो राफेल पाकिस्तान गया ही नहीं, वो भारतीय सीमा में था। हाँ, ये बात जरूर है कि जब अवंतीपुरा से राफेल ने टेक ऑफ किया होगा तो पाकिस्तानी जो सैटेलाइट्स हैं, जो रडार है, उनको इस बात की तला जरूर मिली होगी कि भारत की ओर से राफेल फ्लाई कर रहा है। लेकिन चूंकि हम पिछले हफ्ते से लगातार सॉर्टी कर रहे हैं अपने इलाकों में, बॉर्डर के इलाकों में हम फ्लाई कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं रहा होगा कि राफेल की जो फ्लाई है। आपके पास इसी बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोगों को संबोधित करेंगे। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त को आपको बता रहे हैं, देश को संबोधित करेंगे और ठीक सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी संबोधित करेंगे। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। स्ट्राइक के बाद पीएम का यह पहला संबोधन होगा। इसके अलावा देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रही है। ठीक 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, और उसके बाद 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और तमाम बातों का जिक्र करेंगे। अहम मुद्दों पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, 10 बजे का इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कि कैसे इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, और ठीक 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। इट्स अ बिग डे फॉर इंडियंस, इट्स अ बिग डे फॉर एवरीबॉडी। और 10 बजे जब आर्मी के पीआरओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम एक संदेश देंगे। इस तरह के इमरजेंसी के वक्त जो राष्ट्र का मुखिया होता है, चाहे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वो जनता को संबोधित जरूर करते हैं। एक बहुत बड़ी जीत भारत के लिहाज से है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत पूरी तैयारी कर रहा था और तैयारी मुकम्मल होने के बाद एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान में 9 ठिकाने आइडेंटिफाई किए गए, 9 कोऑर्डिनेट्स, और वहां पर हमले हुए। तो आज का दिन बहुत अहम है हर भारतीय के लिए। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं। हर देशवासी आज खुश है, हर किसी के दिल में अब ठंडक पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे लोगों को मारा गया, हर भारतवासी यही कह रहा था पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से एक वादा किया था कि इन आतंकवादियों को ऐसी सजा मिलेगी, कल्पना से भी नहीं कर पाएंगे, कल्पना से परे ये सजा होगी। उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जिन लोगों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया उनको बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की जमीन पर आतंकियों की ट्रेनिंग हुई, पाकिस्तान ने फंड मुहैया कराया, पाकिस्तान ने हथियार मुहैया कराया, और उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। यहां से देयर इज नो गोइंग बैक। भारत अब यहां से लगातार आगे बढ़ेगा, सख्ती और बढ़ेगी, पाकिस्तान की नकेल और कसी जाएगी, और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए और मुश्किल रहने वाला है। चंदा, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये शेर सिर्फ दहाड़ता नहीं है और शिकार करके भी दिखाता है। ऐसी स्थिति देखने को मिली अमित, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अगर बात कर ले तो जो टारगेट फिक्स किया गया, क्या वो सेना की तरफ से किया गया? क्योंकि भारत सरकार ने ये पहले कह दिया था कि सेना को पूरी तरीके से छूट है, लक्ष्य टारगेट वो चुने।
देखिए चंदा, ये खुफिया जानकारी है, लेकिन मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको हिसाब बता दूंगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस ग्राउंड पे काम करती है, रॉ जो एनालिसिस विंग है वो इन कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करती है, ग्राउंड रिपोर्ट कोई और देता है, और एयर स्ट्राइक की रिपोर्ट और एयर रिपोर्ट, एयर स्ट्राइक कैसे करनी है, ये अलग टीम काम करती है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये खुफिया एजेंसियां, उनके लोकल इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं, वहां उनके जासूस होते हैं उन इलाकों में, जिनके जरिए प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स मंगाया जाता है। उसके बाद सेना उन कोऑर्डिनेट्स को वेरीफाई करती है, आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद जो फाइटर जेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स पर जो सेना ने बताया है या जो रॉ ने बताया है, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बताया है, फिर उन कोऑर्डिनेट्स पर एक प्रिसाइज हमला किया जाता है। चंदा, ये बहुत बहुत बारीक प्रोसीजर है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस इसमें शामिल होता है, इसमें रॉ शामिल होता है, इसमें एनआईए शामिल होता है। साथ ही साथ अलग अलग जो जासूस हैं, वो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बॉर्डर पर एक्टिव हैं, वो जासूस उन कोऑर्डिनेट्स की पूरी और क्लीन जानकारी हम तक मुहैया कराते हैं।